सेल जीवन की मूलभूत इकाई है। सेल को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सेल थ्योरी का प्रतिपादन स्लाइडेन एंड स्वान ने किया था। मृत कोशिका डेड सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने कोक में की थी। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने किया था। महत्वपूर्ण तत्व: विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, यह सबसे छोटा स्वतंत्र रूप से जीवित रहने वाला कोशिका जीव है। मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका आरबीसी। सबसे छोटे गैमेट कोशिका स्पर्म शुक्राणु। कोशिका भित्ति सेल वॉल। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका भित्ति का निर्माण सेल्यूलोज से होता है। सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका का सबसे कठोर भाग होता है। यह मृत होता है। कोशिका भित्ति में जल की मात्रा 0% होती है। ये इमेज है प्लांट सेल का। ये देखिए, ये हो गया आउटर सेल मतलब कोशिका भित्ति। ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये रिक्तिका हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। पादप कोशिका में यह कोशिका भित्ति के भीतर स्थित होती है। जंतु कोशिका में यह सबसे बाहरी आउटर आवरण होता है। कोशिका झिल्ली लिपोप्रोटीन अर्थात फॉस्फोलिपिड एवं प्रोटीन से बनी होती है। यह अर्धपराग में होती है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक में डीएनए तथा आरएनए पाए जाते हैं। डीएनए और आरएनए को न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। केंद्रक कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रण करता है, इसलिए इसे कोशिका का मस्तिष्क ब्रेन ऑफ सेल या मैनेजर ऑफ सेल कहा जाता है। कोशिका चक्र में इंटरफेस सबसे लंबा चरण होता है। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना होता है। डीएनए 3 भागों से मिलकर बना होता है। फॉस्फेट समूह, डीऑक्सीराइबोस शुगर, नाइट्रोजन युक्त क्षारक। ये जो इमेज है ये वाला हो गया फॉस्फेट समूह, ये हो गया डीऑक्सीराइबोस शुगर ये, और ये हो गया नाइट्रोजन युक्त क्षारक। डीएनए का मॉडल जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। डीएनए दाईं तरफ मुड़ी हुई सीढ़ी के समान होती है, जिसे ग्रीक कुंडली भी कहते हैं। डीएनए केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ये देखिए, ये हो गया केंद्रक, ये हो गया कोशिका झिल्ली ये कोशिका हो गया। कोशिका के अंदर हो गया केंद्रक, इस केंद्रक के अंदर हो गया क्रोमोसोम माइटोकॉन्ड्रिया। केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। डीएनए केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। ए से एडेनिन, टी से थाइमिन, सी से ग्वानिन, सी से साइटोसिन। एटीजीसी आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक अम्ल है। आरएनए सामान्यतः एकल कुंडली सिंगल हेलिक्स का होता है। आरएनए का निर्माण डीएनए के निर्देशों के अनुसार होता है। आरएनए मुख्य रूप से केंद्रक और कोशिका द्रव में पाया जाता है। डीएनए केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, लेकिन आरएनए केंद्रक और कोशिका द्रव में पाया जाता है। आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। आरएनए में राइबोज शर्करा पाया जाता है। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए के प्रकार: एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, डीएनए से संदेश राइबोसोम तक पहुंचाता है। टीआरएनए अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक ले जाता है। आरएनए राइबोसोम का निर्माण करता है तथा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। डीएनए डीऑक्सीराइबोनिक एसिड जीवों का आनुवंशिक पदार्थ होता है। डीएनए माता पिता के आनुवंशिक लक्षण को अगली पीढ़ी तक पहुंचाता है। जीन जो डीएनए का एक भाग होता है, विभिन्न वंशानुगत लक्षणों जैसे बालों का रंग, आंखों का रंग, त्वचा का रंग, कद आदि को नियंत्रित करता है। बच्चों का लिंग गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है। मनुष्यों में पिता का वाई गुणसूत्र होने पर लड़का और एक गुणसूत्र होने पर लड़की होती है। डीएनए में उपस्थित आनुवंशिक जानकारी पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित रहती है। इस प्रक्रिया को वंशागति या आनुवंशिकता कहते हैं। आरएनए का कार्य: आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण कराना। आरएनए डीएनए से प्राप्त संदेश के आधार पर कोशिका में प्रोटीन का निर्माण करवाता है। प्रोटीन: हमारे शरीर में कुछ प्रोटीन शरीर स्वयं बनाता है। कुछ प्रोटीन हमें भोजन से प्राप्त होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला प्रोटीन कोलेजन होता है। कोलेजन मुख्य रूप से त्वचा, हड्डियां, उपस्थिति, टेंडन और लिगामेंट में पाया जाता है तथा इन्हें मजबूती और लचीलापन प्रदान करता है। ये गुणसूत्र का इमेज है। कोशिका के अंदर क्रोमोसोम इस तरह से पकड़ के टानेंगे तो ये इस तरह का इमेज बनता है, जिसके अंदर डीएनए होता है। गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं।
इनमें जीन पाए जाते हैं जो वंशानुगत लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। ऑटोसोम, मनुष्य में 22 जोड़े ऑटोसोम होते हैं। ये शरीर के समान लक्षण जैसे लंबाई, रंग, बाल आदि को नियंत्रित करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, यदि एक्स गुणसूत्र की संख्या की संरचना में असमानता हो जाए तो आनुवंशिक रोग हो सकता है, जैसे टर्नर सिंड्रोम, 45 से हीमोफीलिया आदि। ऐसे रोगों का पूरी तरह इलाज संभव नहीं है, लेकिन उचित देखभाल और चिकित्सा से उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। मनुष्य में गुणसूत्र, मनुष्य के प्रत्येक शरीर कोशिका में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। ये 23 जोड़े पेयर में होते हैं। इन्हें 22 जोड़े ऑटोसोम और 1 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। बच्चों का लिंग कैसे निर्धारित, देखिए माँ में तो हमेशा एक्स गुणसूत्र ही होता है। पिता अगर एक्स देता है तो लड़का, एक्स देता है तो लड़की, या पिता अगर वाई देता है तो लड़का। माइटोकांड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। माइटोकांड्रिया का नाम बेंडा ने दिया था। यह कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग माना जाता है। सबसे बड़ी कोशिकांग सामान्यतः रिक्तिका होती है, विशेषकर पादप कोशिका में। माइटोकांड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, पावर ऑफ द सेल। यहाँ कोशिका शोषण होता है, कोशिकीय शोषण होता है। कोशिकीय शोषण के दौरान भोजन मुख्यतः ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है, जो कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। कोशिकीय शोषण C6H12 और 6+6O2 जो टूटकर 6CO2 + 6H2O + ATP ऊर्जा होता है। एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहलाती है। 1 मोल एटीपी के अपघटन पर लगभग 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होता है। लाइसोसोम की खोज डी दुबे ने की थी। लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। इन एंजाइमों का कार्य अनावश्यक क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं तथा बाहरी हानिकारक पदार्थ का पाचन करना होता है। यदि किसी कारण लाइसोसोम की झिल्ली फट जाए तो उसके एंजाइम स्वयं कोशिका का ही पाचन करने लगते हैं, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम मुख्यतः जंतु कोशिका में अधिक विकसित एवं सक्रिय होता है। राइबोसोम की खोज जॉर्ज एमिल पेलेडे ने की थी। राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण का स्थल कहा जाता है। राइबोसोम के 2 प्रकार होते हैं, एगो 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम में बैक्टीरिया तथा माइटोकांड्रिया और हरित लवक में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया, माइटोकांड्रिया और हरित लवक में पाए जाते हैं। 80 राइबोसोम पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका के कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य कोशिका में बने पदार्थ जैसे विशेषकर प्रोटीन और लिपिड का संशोधन, पैकेजिंग तथा स्राव करना है। यह पदार्थों को वेसिकल में पैक करके कोशिका के अंदर या बाहर आवश्यक स्थान तक पहुंचाती है। गोल्जी बॉडी लाइसोसोम के निर्माण में भी काम करती है। इसे कोशिका का डाकघर या पैकेजिंग केंद्र तथा ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है, क्योंकि यह कोशिका के अंदर पदार्थों को सही स्थान तक पहुंचाने में सहायता करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER की खोज पोर्टर ने की थी। यह केंद्रक और कोशिका द्रव के बीच फैला हुआ झिल्लीदार जाल होता है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर पदार्थों का परिवहन करना है। ER के प्रकार, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी सतह पर राइबोसोम लगे होते हैं, इसलिए इसका मुख्य कार्य प्रोटीन का निर्माण करना है। यह अपेक्षाकृत अधिक स्थिर होते हैं। स्मूथ ER, इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं होते हैं। यह मुख्य कार्य वसा का निर्माण करता है। यह अपेक्षाकृत कम स्थिर होता है। ये चित्र देख लीजिए ER का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का चित्र है। यह स्मूथ है, यह रफ है। देखिए रफ के साथ राइबोसोम लगा हुआ है, इसलिए ये प्रोटीन का निर्माण करता है। स्मूथ है, ये फैट के जैसा लग भी रहा है। रिक्तिका कोशिका के अंदर खाली स्थान के समान दिखाई देता है। इसका मुख्य कार्य भोजन, जल तथा अन्य पदार्थों का संग्रह करना। आवश्यकता पड़ने पर संग्रहित पदार्थों का उपयोग कोशिका करती है। पौधों की कोशिका में रिक्तिका बड़ी एवं अस्पष्ट होती है। जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी होती है, कभी कभी अनुपस्थित भी हो सकता है। नोट, हमारे शरीर में भोजन का अतिरिक्त भाग ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज का संग्रहित रूप है। ग्लाइकोजन का सबसे अधिक भंडार यकृत में होता है। इसके अलावा मांसपेशियों में भी ग्लाइकोजन संग्रहित हो रहता है। आवश्यकता पड़ने पर ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन का संचय, रिस्टोर, पौधे में भोजन स्टार्च के रूप में संचित रहता है। जंतुओं में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। बैक्टीरिया में भोजन मुख्यतः ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। कुछ बैक्टीरिया लिपिड या
हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट PHB के रूप में भी भोजन का संचय करते हैं। प्लास्टिड केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य पौधों को रंग प्रदान करना तथा भोजन का निर्माण एवं संग्रह करना। प्लास्टिड के प्रकार: हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट या हरे रंग का प्लास्टिड होता है। इसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम होता है। इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाना। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके पौधों को भोजन में सहायता करता है। क्रोमोप्लास्ट वन लवक, यह पीला, नारंगी, लाल आदि रंग प्रदान करता है। यह फूलों, फलों और कुछ पत्तियों के आकर्षक रंग देता है। ल्यूकोप्लास्ट श्वेतलक, यह रंगहीन होता है। इसका मुख्य कार्य भोजन का संग्रह करना है। यह मुख्यतः जड़, कंदों और बीजों जैसे भागों में पाए जाते हैं। महत्वपूर्ण तत्व: क्लोरोफिल पौधों को हरा रंग प्रदान करता है। क्लोरोप्लास्ट में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट हरे और सफेद रंग को छोड़कर अन्य सभी रंग जैसे लाल, पीला, नारंगी प्रदान करता है। ल्यूकोप्लास्ट रंगीन होता है और भोजन का भंडार करता है। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। माइटोसिस विभाजन, जिसको हम इक्वेशन डिवीजन भी कहते हैं, इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। इसके विभाजन में एक कोशिका से दो समान बनते हैं, दो आइडेंटिकल डॉटर सेल बनते हैं। एक कोशिका से दोनों नई कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। यह विभाजन शरीर की समानता कोशिका में होता है। इसका मुख्य कार्य शरीर के वृद्धि, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत तथा पुरानी कोशिका का स्थान लेना है। मियोसिस, जिसे हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, इसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। इसके विभाजन में एक कोशिका से 4 पुत्री कोशिका बनते हैं। प्रत्येक नई कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। यह विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है। इसमें युग्मक बनते हैं, जैसे शुक्राणु, अंडाणु आदि। अंतर: माइटोसिस, मियोसिस में अंतर: समसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन। 1 से 2, 2 से 4। गुणसूत्र संख्या समान होता है, गुणसूत्र संख्या आधी हो जाती है। शरीर की कोशिका में होता है, जनन कोशिका में होता है। वृद्धि एवं मरम्मत के लिए होता है, गेमेट बनाने के लिए होता है। प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर: वास्तविक केंद्रक नहीं होता। प्रोकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रक नहीं होता, यूकेरियोटिक में वास्तविक केंद्रक होता है। झिल्ली वर्धक कोशिकांग नहीं होते, झिल्ली वर्धक कोशिकांग होते हैं। 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम। आकार छोटा, आकार बड़ा। उदाहरण बैक्टीरिया, उदाहरण पादप एवं जंतु कोशिका।